चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बी लॉ में अपना चैप्टर ऑफ़र एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन कर रहे हैं। इससे पहले हम ये समझ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, एग्रीमेंट कैसे बनता है, इसके अलावा एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेसली भी और इम्प्लाइडली भी। इसके अलावा हमने सीखा कि ऑफ़र क्या है, ऑफ़र से रिलेटेड अदर मैटर्स, क्या क्या चीज़ ऑफ़र लगती है बट एक्चुअल में ऑफ़र नहीं है। फिर हमने देखा ऑफ़र रिवोक कैसे हो सकती है, और इसके अलावा हमने ऑफ़र और एक्सेप्टेंस की टाइमिंग को भी अच्छी तरीके से कवर कर लिया। हमने ये भी सीखा कि भाई कब ऑफ़र इफेक्टिव होती है, कब एक्सेप्टेंस इफेक्टिव होती है, ऑफ़र की रेवोकेशन कब तक हो सकती है और एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कब तक हो सकती है। आज हम लोग फाइनली देख रहे हैं एक्सेप्टेंस के रूल्स। किस चीज़ के रूल्स देख रहे हैं? एक्सेप्टेंस के बारे में मैंने आपको पहले दिन एक बात बताई थी कि एग्रीमेंट के लिए एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। और सादा तरीन लफ्ज़ों में अगर कोई आपसे पूछे कि वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होती है, तो आप कहेंगे वैलिड एक्सेप्टेंस का मतलब है कि ऑफ़र को एज इट इज़ मान लेना, उसमें अपनी फर्दर कंडीशंस ऐड ना करना। इसको रीड करते हैं। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड। देखो एक एग्जांपल मैंने दी थी पिछले एक क्लास में, मैंने ऑफर की थी मिस्टर ए को, साथ मिस्टर बी बैठा था, उसने कहा मुझे मंजूर है। मैं कहूँगा मैंने तो आपको ऑफर की नहीं। तो एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है? जिस बंदे को हमने ऑफर की थी, या अगर ग्रुप को की थी या पूरी दुनिया को की थी, वो बंदा खुद या उसका एजेंट। तो व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट टू इट। जब वो उसको अपनी मर्जी रजामंदी दे दे, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। यहां तक बात समझ आ गई सर? अच्छा, एक और बात, अब अगला जो इसका पॉइंट है कम्युनिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट दो बुनियादी तरीकों से हो सकता था। कौन कौन से? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में फर्दर दो थे, ओरल और रिटन। और इम्प्लाइड कहां से आता था? बाय आवर कंडक्ट। फिर हमने कल देखा ऑफर भी तीन तरीकों से हो सकती है। कैसे कैसे? ओरल, रिटन और बाय कंडक्ट। एक्सेप्टेंस भी तो फिर तीनों तरीकों से हो सकती है, ओरल, रिटन और बाय कंडक्ट की आपको एग्जांपल याद करवाता हूं। जब एक शख्स ने जूते पॉलिश करने स्टार्ट किए थे और आपने उसको नहीं रोका था, मैंने तब बताया था ना रोकने का अमल। किस चीज का अमल? ये क्या है? एक्सेप्टेंस। चुप रहना एक्सेप्टेंस। इसमें पहले रूल पढ़ दूं कम्युनिकेशन का। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी accepting by which he intends to communicate such acceptance or which has the effect of communicating it. In other words, communication of acceptance can be orally, written or by conduct. अब इसमें बार बार मैं एक चीज पे जोर देता रहा और अब दोबारा आपको बता रहा हूं, क्या साइलेंस एक्सेप्टेंस है? फिर रिपीट करो, क्या साइलेंस एक्सेप्टेंस है? साइलेंस क्यों एक्सेप्टेंस नहीं है? बिकॉज ये बन सकती है नेगेटिव कंफर्मेशन। क्या बन सकती है? एंड नेगेटिव कंफर्मेशन इज नेवर एक्सेप्टेंस। अब ये है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक एग्जांपल देखिएगा, रियल एग्जांपल। एक शख्स था, वो घोड़ों का बहुत बड़ा ताजिर था, घोड़ों की खरीदो फरोख्त करता था, और उसके पास काफी बड़े अस्तबल के अंदर एक काफी ज्यादा घोड़े थे। तो एक मखसूस दिन पे ऑक्शन में उसके वो घोड़े बिकने थे। इसी दौरान उसको उसके चचा का खत आया। चचा साहब ने खत में ये लिखा कि भतीजा साईं, सुना है कि आप अपने घोड़े बेच रहे हैं, आपके पास फलां रंग का एक अरबी नस्ल का घोड़ा है, मुझे बहुत पसंद है। अगर आपने, वर्ड पे गौर करना, अगर आपने मेरे इस खत का कोई जवाब ना दिया तो मैं समझूंगा कि वो घोड़ा आप मुझे 2 लाख रुपए में बेचने पे रजामंद हैं। खत समझ आ गया? कि अगर तुम चुप रहे तो मैं ये समझूंगा कि तुम मेरी बात मान गए। अच्छा, भतीजे के पास जब खत आया, मैं खत पढ़ा तो दिल में उसने सोचा कि चलो यार चचा है, जैसा भी है ये घोड़ा मैं इसको दे दूंगा, दिल में। लेकिन सोचा, चचा को कोई जवाब नहीं दिया। और जिस दिन ऑक्शन होना था, ऑक्शनियर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो उसने उसे कहा कि यार ऐसा करो कि ये जो सफ़ेद घोड़ा है ना, इसे साइड पे कर लेना, ये चाचे को देना। लेकिन वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, पहली अटेम्प्ट में कहां बात समझनी थी उसने जज्बात की रौ में बह के वो घोड़ा भी बेच डाला। अब चचा को ये बात पता चल गई, चचा ने केस कर दिया भतीजे पे।
कि मेरे और इसके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट था, इसने वो घोड़ा मुझे देना था, घोड़ा आगे बेच के इसने ब्रीच कर दी। अदालत ने कहा भाई तुम दोनों के दरमियान तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तरीके से एक्सेप्टेंस हासिल करने की कोशिश करना साइलेंस से या नेगेटिव कन्फर्मेशन से, अगर तुम चुप रहे तो मैं समझूंगा कि ये चीज़ मेरी होगी या तुम मान गए हो। हमारे पास लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं। तो इस बात को ही पढ़ लेते हैं बच्चों। अब प्रपोजल इज नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेड इफ द ऑफरी रिमेन्स साइलेंट, इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन, दैट इज इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम देन इट विल बी presumed टू हैव बीन एक्सेप्टेड। एग्जाम्पल 28 देखते हैं इसमें। आजम wrote to Babar to sell his book adding that if he did not reply within 5 days the offer would be considered accepted। क्या अगर वो 5 दिन में जवाब ना दे तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनके दरमियान? क्यों? आप वजह वगैरह बताएंगे इम्तिहान में कि सर नेगेटिव कन्फर्मेशन या साइलेंस जो है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। अब अगली हेडिंग देखना, तुम कल ही सीख चुके हो, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। अब मैं सवाल पूछता हूं, ए ने बी को ऑफर भेजी 1 दिसंबर को। कब ऑफर भेज रहा है? बी तक पहुंची 10 दिसंबर को। ऑफर कब इफेक्टिव हुई? अब एक्सेप्टेंस का रूल आ गया। बी ने 11 दिसंबर को ऑफर सेंड की पोस्ट के थ्रू, जिस भी थ्रू, वैलिड तरीके से। ए के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कब इफेक्टिव हो चुका है? 11 को। पहुंची है 15 को, तो बी के अगेंस्ट कब हुआ? ये पॉइंट जरा 2.2.3 अब पढ़ो और बताओ। यही पॉइंट है और इसकी एग्जांपल भी देखो, सेम पॉइंट है। देखा हमने एक ही जगह पे सीख लिया, अब हमारे लिए बड़ा इजी है। अब आगे आते हैं, कंडीशंस और वैलिड एक्सेप्टेंस। पहली कंडीशन, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल। इसकी एग्जांपल्स दी हैं। ए ने बी को ऑफर की मेरी गाड़ी लोगे $10,000 में। बी ने कहा हाँ यार ऐसा करो $6,000 अभी ले लो, 4,000 शाम को ले लेना। क्या वैलिड एक्सेप्टेंस है कि नहीं है? क्यों? हालांकि 10,000 ही दे रहा है, उसने पेमेंट की टर्म्स चेंज कर दी। तो अब अगर ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है तो क्या है? आप कहेंगे सर ये तो काउंटर ऑफर है। ये क्या है? अब काउंटर ऑफर होती है तो पहले वाली ऑफर अपने आप, अब अगले बंदे की मर्जी है कि वो इस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करे या। एग्जाम्पल नंबर 30 देखो। लैला ने मारिया को अपना स्कूटर ऑफर किया 40,000 में। मारिया ने कहा ठीक है 39,000 अभी, 1,000 शाम को या बाद में या किसी भी तरह। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? ये वैलिड एक्सेप्टेंस। सेकंड पॉइंट पे चले, मस्ट बी प्रेस्क्राइब इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनोगा। मस्ट बी प्रेस्क्राइब इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखूंगा और आपको एग्जाम के सारे अभी बताऊंगा कि क्या क्या सिनेरियो एग्जाम में आ सकता है, ताकि हम उसमें कभी पकड़े ना जाए। अब जरा गौर से देखो, ए ने बी को एक ऑफर दी, कोई भी चीज बेचनी थी किसी खास तरीके से, और वो ऑफर देते हुए उसने एक बात पे जोर दिया कि मुझे जवाब लेटर के थ्रू सेंड करना। किसके थ्रू सेंड करना? बाय द वे नहीं कहा, स्ट्रांगली ये कहा कि भाई जवाब कैसे देना? लेटर के। अब ऑफरर ने एक मैनर स्टिपुलेट कर दिया। एक मैनर क्या कर दिया है? प्रिस्क्राइब कर दिया है कि एक्सेप्टेंस मुझे इसी फॉर्म में देनी चाहिए तुम्हें। अब इसमें 2 सिनेरियोज हैं। सिनेरियो 1, रीजनेबल टाइम में बी ने लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस, या अगर लेटर नहीं था, मैं एग्जांपल के लिए लेटर दे दिया, लेटर की जगह क्या कह देता? ईमेल, यानी जो भी तरीका था उस तरीके से एक्सेप्टेंस भेज दी। तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल ये वैलिड एक्सेप्टेंस है, क्योंकि इस सिनेरियो में जो तरीका कहा था प्रॉपर तरीके से वो तरीका फॉलो। बच्चों ये बात समझ आ गई? लेकिन अब दूसरा तरीका देखते हैं। ए ने तो बी को कहा था मुझे ईमेल कर देना। क्या कर देना? बी ने ईमेल नहीं की, उसने कोई और तरीका यूज किया। जैसे उसने एक्सेप्टेंस का एक कागज बनाया और बाय हैंड किसी के हाथ भिजवा दिया। कैसे भिजवा दिया? बाय, कोई और तरीका यूज कर लिया या व्हाट्सएप कर दिया अटैचमेंट डाल के। अब क्या इसने वो तरीका फॉलो किया है जो ए ने कहा था? अब इम्तिहान में यह आ गया। अब वो कह रहा है बताओ यहां पे एक्सेप्टेंस वैलिड है या नहीं। बेवकूफ स्टूडेंट कहेगा सीधा सीधा नहीं। तुमने वो बेवकूफ नहीं बनना, कभी भी बनोगे?
उससे बड़ा बेवकूफ़ सीधा सीधा कह देगा हाँ वो तो तुम बिल्कुल हो ही नहीं। अब तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर जो लॉ है आप हमें बताएं, हम वही कहेंगे। लॉ ये कहता है कि अब अगर आपने कोई और तरीका यूज़ किया जो कि ऑफरर ने नहीं कहा था और उस तरीके से एक्सेप्टेंस पहुंचा दी, तो बॉल अब ऑफरर के कोर्ट में है। किसके कोर्ट में है बॉल अब? अगर तो वो एतराज कर दे रीजनेबल टाइम में। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, किसमें? रीजनेबल। उसे कहा भाई जो तरीका मैंने आपको कहा था आपने वो तरीका फॉलो, तो फिर ये वैलिड एक्सेप्टेंस। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर रीजनेबल टाइम में, किसमें? और रीजनेबल टाइम तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। वो एतराज कर दे कि आपका ये जो तरीका है आपने मेरे बताया हुआ तरीका फॉलो, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो भी अपनी ऑफर भी खत्म कर सकते। लेकिन अगर उसने इस तरीके को खामोशी से रिसीव कर लिया और रीजनेबल टाइम में कोई एतराज ना उठाया, तो फिर समझा जाएगा कि इसने डिफरेंट तरीके को एक्सेप्ट। अब फिर रिपीट करता हूं, कभी अगर ऐसा हो कि ऑफरर कह दे कि मुझे एक्सेप्टेंस खास मोड में चाहिए, अगर तो वही मोड फॉलो कर लिया जाए तो भाई एक्सेप्टेंस वैलिड है। अगर वो मोड फॉलो ना किया जाए तो फिर क्या होगा? आप कहेंगे अगर तो रीजनेबल टाइम में ऑफरर एतराज उठा दे कि आपने मेरा बताया हुआ प्रिस्क्राइब्ड मोड यूज नहीं किया, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड। लेकिन अगर रीजनेबल टाइम में वो ये एतराज ना उठाए, चुप रहे, तो एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगी? यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? अब इस पे मैं तुम चाहता हूं, हाँ तो फिर तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में चलेगी बात। अभी तक उसने अपनी ऑफर खत्म नहीं की थी, हाँ तो फिर तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म की वजह से होगी। किसकी वजह से हो गई? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। क्लियर है ये चीज बेटा? अब जरा मैं चाहता हूं दो एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल नंबर 33 और एग्जाम्पल नंबर 34। थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल का सीक्वेंस चेंज किया। जल्दी से पढ़े और मुझे बताएं कि जो बात मैंने आपको अभी बताई है, क्या अब आपको ये बात समझ आती है? आगे चलो बच्चों। अब ऊपर वाला पॉइंट लिखा भी हो उसमें, कहता है इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स अ मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर, ए द प्रपोजर मे विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस is communicated to him insisted that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, but if he fails to do so he is deemed to accept the acceptance। अब इस पॉइंट में तो हम कभी नहीं फंसेंगे ना इंशाल्लाह। थर्ड कंडीशन वैलिड एक्सेप्टेंस की देख लेते हैं, must be expressed in some usual and reasonable manner if the proposal does not prescribe any manner। ए ने बी को ऑफर किया, हमेशा हम थोड़ी कहते हैं मुझे ऐसा ही जवाब देना। ए ने बी को ऑफर की कि यार मैं अपनी गाड़ी तुम्हें 10 ला के भेजना चाहता हूँ, मुझे बता दो सोच के। बी ने कहा अच्छा बताता हूँ। अब क्या ऑफरर ने कोई मोड प्रिस्क्राइब किया है? अब कम्युनिकेट करने के कई मोड है। बी कहता जी मैंने ना अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी थी। ए कहता यार कैसे की थी, मेरे तक तो नहीं पहुंची। उसने कहा मेरे पास ना मेरे दादा अबू के ज़माने से कबूतरों की एक लाइन चलती हुई आ रही है जो उनके ज़माने में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती थी। उनमें से एक कबूतर के पंजों में मैंने ख़त लिख के तेरे पास भेजा था, वो तेरे रोशनदान पे बैठा रहा, तूने पकड़ के लिया ही नहीं। क्या अब ये यूजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहा है आजकल के ज़माने में? तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? तो भाई जब कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं किया तो वहाँ पे भी जो एक मुरवजा प्रॉपर तरीके चल रहे हैं, जैसे आजकल भाई ईमेल है, व्हाट्सएप है, कॉल है, खुद जाके कह दो, कई तरीके हैं। तो फिर जो भी यूजुअल और प्रिस्क्राइब मोड है आपको वो फॉलो कर लेना चाहिए। यहाँ तक बात समझ आ गई सर? पक्की बात है। इसके एडिशनल पॉइंट्स पे आते हैं। इसका पहला एडिशनल पॉइंट मैंने आपको कल बताया था ऑफर में भी, क्योंकि उसका पॉइंट आ रहा था एक। हाफिज काशिफ साहब वाली एग्जाम्पल याद है? हमने उनका बटवा वापस कर दिया था, बट हमें उनकी ऑफर का पता, तो क्या हमें मिले थे पैसे फिर? क्यों? हमने कहा था भाई एक्सेप्टेंस। अब इसको जरा टेक्निकली भी बंदा किसी पे रोब डालने के लिए भी गए, आप कहें सर एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड ऑफर, एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड। सादा लफ्जों में सर एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले ऑफर कम्युनिकेट होगी, इफेक्टिव होगी, फिर ही क्या होगी? तो पहला पॉइंट ये कह रहा है द ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इज नॉट। एग्जाम्पल 35 देखें, आजम ऑफर्ड अ रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाइंड्स हिज लॉस्ट डॉग, बाबर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर फाइंड्स एंड रिटर्न्स द डॉग। बाबर को नहीं पता था उसने ये इनाम रखा हुआ है, उसको ना जानते हुए उसने उसका डॉग वापस कर दिया, तो क्या बाबर कंसिडरेशन डिमांड कर सकता है? आंसर इज सेकंड, एंड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड अर्लियर। ये भी कल हम बात समझ चुके हैं। देखो बात रिपीट हो रही है,
मिस्टर ए ने बी को ऑफर की, मेरी गाड़ी लोगे 10,000 में, उसने कहा नहीं, ऑफर खत्म। एक सेकंड बाद कहता है हाँ, तो ये अब ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो सकती। उल्टा वो क्या दे रहा है, एक काउंटर, एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट हैज बीन टर्मिनेटेड। कई तरीके से टर्मिनेशन, जैसे काउंटर ऑफर से टर्मिनेशन होगी, किसी भी तरीके से, जैसे हमने कल देखा था, अगर ऑफर टर्मिनेट हो गई है तो फिर अब हम उसको दोबारा से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम नई ऑफर दे सकते हैं, अगले की मर्जी है कि वो ऑफर एक्सेप्ट करे या। अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट याद करो, कम्युनिकेशन का एक जनरल रूल है, कम्युनिकेशन का क्या है, लेकिन लफ्ज जनरल रूल यूज ही क्यों करता हूं, क्योंकि उसकी क्या होती है कोई, और तुम कर चुके हो एक्सेप्शन, बस पढ़ा दोबारा रहा हूं यहां पे। जनरल रूल ये है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होती है जब भेज दी जाए, कम्युनिकेट कर दी जाए, लेटर की फॉर्म में, जैसे उसने पोस्ट की थी हो गई थी, ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट कब हुई थी, जब अगले बंदे तक पहुंचे। आम लफ्जों में कहते हैं जब एक्सेप्टेंस कब इफेक्टिव है, जब पहुंच रही है। लेकिन क्या सर कोई ऐसा सूरत भी है कि जहां पे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है लेकिन एक्सेप्टेंस वैलिड हो जाएगी? क्वेश्चन आ रहा है, फिर दोबारा बता रहा हूं कि सर कोई ऐसा एक्सेप्शनल सिनेरियो है कि मैं एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ना करूं लेकिन वो एक्सेप्टेंस इफेक्टिव हो जाए और हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। मैं आपको याद दिलाऊंगा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल वाला केस बताया था। एक कंपनी ने कहा था जो भी शख्स हमारे बताए हुए तरीके से एक मेडिसिनल बॉल इस्तेमाल करे और फिर भी उसको नज़ला हो जाए तो हम उसको क्या देंगे, इतना इनाम देंगे। अब एक खातून ने यूज़ की, उसको नज़ला हो गया। कंपनी के वकीलों ने काफ़ी एतराज़ उठाए थे। एक एतराज़ ये भी उठाया था कि इस औरत ने अपनी कम्युनिकेशन हमें कम्युनिकेट, अदालत ने कहा तुम्हारी जो ऑफर की वर्डिंग थी वो ऐसी थी कि जो भी शख्स ये करेगा मैं बदले में ये कर दूंगा, तो उसका वो करना ही एक्सेप्टेंस है। यहां पे ये बात कम्युनिकेट करना जरूरी, जैसे तुम अपने घर में कह के जाओ कि जो भी आज मेरा कमरा साफ कर देगा मेरे घर आने से पहले से, मैं वापस आके उसको एक पिज्जा खिलाऊंगा, और एलैबोरेट अरेंजमेंट्स करो। क्या करो, स्टाम्प पेपर पे ठा करके दे, ये लोग अब तुम्हारा भाई तुम्हारा कमरा साफ कर देता है, उसका ये करना ही एक्सेप्टेंस है, क्योंकि तुम्हारे ऑफर की वर्डिंग थी कि तेरा काम करना ही काफी है। इसी तरह हम गए शाम 5 बजे तक जो 50% फीस हमारे अकाउंट में जमा करवा देगा, जो 50% फीस हमारे अकाउंट में जमा करा देगा, उसको फलां सब्जेक्ट पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। अब जिसने ये फीस जमा करवा दी, ये करवाना ही एक्सेप्टेंस है, फौरी तौर पे हमें बताना जरूरी। जी बेटा, नहीं, नेगेटिव तो है कि अगर तुम चुप रहे और तुमने कोई जवाब ना दिया, मैंने ये कहा है, या तो मैं पॉजिटिव, अगर तुमने ये काम कर दिया, अगर तुमने ये काम, नेगेटिव तो था अगर तुम, मैंने ये कहा अगर तुम चुप रहे, फर्क समझ आ गया? अगर तुमने ये कर दिया, मुझे एडवांस जमा करवा दिया, तो मैं चीज तुम्हें बेच दूंगा। मेरे अकाउंट में अगर तुमने पैसे जमा करा दिए शाम तक, तो ये गाड़ी मैं तुम्हें 20 लाख में दे दूंगा। जैसे अकाउंट में पैसे जमा करवाए, एक्सेप्टेंस हो गई। ये बात अब समझ आ गई बेटा? अब इसको पढ़ते भी हैं। पॉइंट की हेडिंग, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, वादे के बदले जो वादा होता है, विच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। एग्जाम्पल देखते हैं। Kamran offered Jamil 50% laptop for ₹78,000 each and said that if you agree, अगर तुम मानते हो, you will have to deposit 10% by tomorrow in my bank account। मैं तुम्हें 50 लैपटॉप 78,000 ईच के हिसाब से बेचने के लिए तैयार हूं, अगर मंजूर है तो कल तक मेरे अकाउंट में कितने पैसे जमा करा देना, 10%। अब अगर वो बंदा ये 10% जमा करा दे, ये अमली एक्सेप्टेंस है, अलग से कम्युनिकेट करने की जरूरत। वैसे तुम्हें एक एडिशनल बात बता रहा हूँ, इधर के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलो कभी तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई वकील शकील हो और तुम पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए गया, तो मुझे बताना कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी जिनकी वर्डिंग, जिनकी ऑफर के अंदर हम इस तरीके की वर्डिंग यूज़ करते हैं कि तेरा ये काम कर देना ही काफ़ी है। उससे नज़र आ रहा है कि एक्सेप्टेंस यहाँ कम्युनिकेट करना ज़रूरी। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों? अगला पॉइंट, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कल हमने देखा था मिस्टर बी ने
10 दिसंबर को एक्सेप्टेंस भेजी थी। कब भेजी थी? 10। मिस्टर ए के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कब हो गया? 10 को। मिस्टर ए तक लेटर पहुंचा 15 को, तो बी कब बंधेगा? 15 को। क्या बी अपना ये एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है? आप कहेंगे सर अगर किसी तेज तरीके से 15 से पहले भिजवा दे, क्या रेवोकेशन का लेटर या इंफॉर्मेशन, तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस क्या हो सकती है? रिवोक। यही बात समझ आ गई ना? ये पॉइंट आप पढ़ भी लो 2.2.6 में। एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। यहां तक बात समझ आ गई? बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। एग्जाम्पल 38 और 39 पढ़ो और देखो कि जो कल हमने एग्जाम्पल्स क्लास में इंप्लीमेंट किए हैं उससे बाहर कुछ आ रहा है? कोई नहीं बात। देखो अब नोटिस करो, अगर हम कल उसको इकट्ठा ना करते, अलग अलग इन पॉइंट्स की सेंस क्रिएट करना मुश्किल है। वहां एक जगह पे हमने सारी कहानी बनाई है, तो अब अलग अलग भी उनको इंप्लीमेंट करना हमारे लिए प्रॉब्लम, और उससे बाहर किसी तरीके से वो आपको उस रूल पे टेस्ट नहीं कर सकता। ये मैं बता दूं, उसका नाम पोस्टल रूल मैंने आसानी के लिए रखा है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। लिखते ना रहना ये पोस्टल रूल है। ये बात समझ आ गई? आगे चलूं भाई। 2.3 रेवोकेशन। अब वही बात दोबारा आ गई, कैसे कैसे रेवोकेशन हो सकती है? आप कहेंगे सर एक बात रिपीट करना बंद कर दें। और मैं क्या करूं भाई, वही बता रहा है बार बार, मैंने तो कल समझा दी थी, अब आपको भी समझ है। ऑफर कब रिवोक हो सकती है? आप कहेंगे सर जब तक एक्सेप्टेंस ऑफर के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है उससे पहले अगर रेवोकेशन भेज दे तो रिवोक हो सकती है। एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन तो अभी हमने देखी है। यही टाइमलाइन दोबारा बता रहा है। कहता है प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, and an acceptance may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the acceptor। क्लियर है ना ये चीज? इसकी भी एग्जांपल देख लो। देखो कल वाली एग्जांपल से बाहर जा ही नहीं पा रहा। एग्जांपल नंबर 40 एक बार पढ़ लो और मुझे बताओ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है। वंस अगेन वही बात दोबारा लिख रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन और एक्सेप्टेंस कैसे कैसे कंप्लीट हो सकती है। पॉइंट रीड कर देता हूँ। द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी revoking by which he intends to communicate such revocation or which has the effect of communicating it। इस बात को जरा सादा लफ्जों में तशरीह करें हम। ऑफर करने के कितने कितने तरीके थे? आप कहेंगे सर ज़बानी कर सकते थे, लिख के कर सकते थे, कंडक्ट से भी कर सकते थे, ऐसा ही है। एक्सेप्टेंस ज़बानी कर सकते थे, लिख के कर सकते थे, और कंडक्ट से तो रेवोकेशंस भी भाई ज़बानी भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, और कंडक्ट से भी। ये डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो, सिचुएशन टू सिचुएशन, क्या मैं यहाँ पे कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसके इफेक्टिव होने के टाइम लाइन में भी उस हिसाब से ऊपर या नीचे दिनों का फ़र्क या घंटों का फ़र्क हो सकता है। जैसे लेटर के थ्रू बात चल रही है तो टाइम लाइन लंबी होगी, आमने सामने जा रही है तो फ़ौरन होगी। क्लियर है ये चीज़ सर? लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर वो भी वही है, कोई नया पॉइंट नहीं है। हमने कल सब कुछ पोस्टल रूल में और हर जगह कवर किया है। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? The communication of revocation is complete against the person making in when it is put in the course of transmission। आपकी तरफ से तो तब होगी ना जब आपने डाल दी, लेकिन इफेक्टिव अगले के लिए कब होगी? जब उसके पास पहुंचेगी। As against the person to whom it is made when it comes to his knowledge। अब उसमें फिर इफेक्टिवली देखना है कि सही टाइम पर रेवोकेशन हुई या। अगर आप एग्जाम्पल 42 भी देख लें एक बार, इसमें भी कोई मसला है तो मुझे बताएं। MCQ नंबर 22 करेक्ट आंसर है चार्ली। 30 जून 2022। कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो या गलत हो जल्दी से बताइए, मैं करवा रहा हूं सर। ऑन 1 जून अली मेड एन अनाउंसमेंट प्रॉमिसिंग टू पे अ रिवॉर्ड ऑफ 90,000 टू एनी पर्सन हु वुड फाइंड हिज लॉस्ट डॉग। सारिन केम टू नो अबाउट द अनाउंसमेंट ऑफ 15 जून 2022। बेसिकली अली ने 1 जून को एक अनाउंसमेंट की है कि जो भी शख्स मेरा खोया हुआ डॉग मुझे वापस करेगा मैं उसको 90,000 इनाम में दूंगा। एक शख्स सारिन को इस ऑफर का पता कब चला है? 15 जून को। अभी जेनेरिकली वैसे पूछ रहा हूं, ऑफर कब इफेक्टिव होती है? 1 को या 15 को? 15 को, जब उसके नॉलेज में ऑफर आ गई। अच्छा, एंड डिसाइडेड टू फाइंड द डॉग ऑन 30 जून। सारिन फाउंड द डॉग। 30 जून को उसने डॉग फाइंड कर लिया और वापस भी कर दिया, उसने रिवॉर्ड भी दे दिया। सवाल यह कहता है इस सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? जिस दिन उसने डॉग ढूंढा था उस दिन क्या हो गया था? क्यों? एक और वजह भी है इसकी। जब हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो भी फलां काम करेगा मैं बदले में ये करूंगा, जैसे ही उसने वो काम कर दिया एक्सेप्टेंस वैलिड हो गई, वहां पे कम्युनिकेशन की जरूरी नहीं है, तो वहां पे हमारे और उसके दरमियान क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर इसलिए क्या है? 30 जून 2022। क्लियर है बेटे?
21 ये काफी लोग कहेंगे करवाने का, इसका करेक्ट आंसर है बीटा। करवाऊं? जब ये एमसीक्यू आया था ना तब भी कुछ लोगों ने इसमें गलती की थी, वो गलती क्या है मैं आपको भी बताता हूं और क्यों की ये भी बताता हूं। अजीजा इज अ होम बेस्ड फेमस बेकर फॉर मेकिंग फेमस फॉर मेकिंग थीम्ड केक्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स। एक बेकर हैं जो स्पेशल ओकेजन्स पे थीम्ड केक्स बनाती हैं। ऑन 5 सितंबर 2022 अ डिस्काउंट ऑफर वाज मेड ऑन अजीजा सोशल मीडिया अकाउंट। अब यहां पे लफ्ज डिस्काउंट ऑफर से कुछ लोग फिसल जाएंगे। सिर्फ ये कहना कि एक ऑफर है चीज, उससे वो ऑफर नहीं बनती। पहले देखते हैं कि लिखा क्या था उसने अपने सोशल मीडिया पे। एडवर्टीजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था ना, मोस्ट एडवर्टीजमेंट्स क्या होती हैं? इनविटेशन टू ट्रीट। और उसकी एक्सेप्शन क्या बताई थी कि जब क्लियर कट बता दे तो वो क्या बन सकती है? ऑफर। तो मैंने देखना है कि ये एडवर्टीजमेंट कैसे हुई थी। ऑर्डर टुडे टू अवेल स्पेशल प्राइस ऑफ ₹2000 पर पाउंड फॉर आवर स्पेशल चॉकलेट फज केक, डिलीवरी विद इन 24 आवर्स। आज ऑर्डर करें ₹2000 पर पाउंड में अगर आप हमारा स्पेशल फज केक लेना चाहते हैं, डिलीवरी विद इन 24 आवर्स। क्या ये लिखा हुआ है कि जो भी आज ऑर्डर कर देगा मैं उसको 2000 के हिसाब से 24 घंटे में डिलीवरी करके केक दूंगी? ये तो नहीं है ना, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। बात समझ आई? तो मुझे बताओ ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? सबको समझ आई ये क्या है इनविटेशन टू? जिसको ये समझ आ गया बाकी भी समझ आ जाना है। आगे अब एक खातून ने, अजीजा ने उसी दिन 2.5 पाउंड के केक का ऑर्डर दिया। सादिया ने, सॉरी अजीजा ने उसको रिप्लाई किया कि अब मैं आपको ये 3000 के ऊपर पे दे सकती हूँ क्योंकि ऑफर मैंने खत्म कर दिया जो मैंने एक बात लगाई हुई थी। वो कहती है नहीं जी तेरा मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। भाई जो उसने ये एडवर्टीजमेंट लगाई थी ये क्या थी? इनविटेशन टू ऑफर। वो आपको ऑफर दे रही है कि मेरे से 3000 के हिसाब से ले लो, आप एक्सेप्ट करें या ना। तो कहते हैं कैन सादिया कंपेल अजीजा टू सेल द केक एट ₹2000 पर पाउंड? आप कहेंगे नो, बिकॉज सादियाज ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय अजीजा। उसने जो ऑफर दी थी उसने वो एक्सेप्ट ही नहीं की कि मैं आपसे केक 2000 में लेना चाहती हूँ। उसने कहा भाई मैं अब ये 2000 में नहीं बेच रही। एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल है जो मैंने आपको क्लास में जीन्स वाली दी थी, या और भी इस तरह की मिलती जुलती 3-4 एग्जाम्पल्स दी हूँ। क्लियर है भाई? ये चीज़ प्रॉब्लम कहाँ आता है? कभी कभी कुछ एमसीक्यू कभी मुश्किल हो सकते हैं। होता ही है, देखो हम इंग्लिश में एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं। प्रैक्टिस करो, ध्यान से उस चीज़ को एनालाइज करो, और इंशाल्लाह वाकई अल्लाह मालिक 99.99% जो मैं क्लास में एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ उनसे बाहर आपको एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगी। रिलेट करने की कोशिश करो कि किस तरह की एग्जाम्पल में या टेस्ट में किस तरह के सवाल में या प्रैक्टिस में किस तरह के सवाल में इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ था। आगे चलें सर। 20 बीटा, 19 डेल्टा, 18 चार्ली। प्रॉब्लम हो बेटा किसी में? 17 एक बच्चे ने कहा था पहले, चार्ली आंसर मैं करवा रहा हूं। आमिर हैड ऑफर्ड बोथ बैराम एंड अहमद टू सेल हिज पियानो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 25,000. Behram responded immediately and refused to accept the offer. Amir, who was in urgent need of money, lowered the offer price to 15,000, which was originally accepted by Behram. Before delivering the piano to Behram, Amir received acceptance from Ahmed on his initially offered price. Therefore, Amir has refused to deliver the piano to Behram. Can Behram claim damages upon Amir's refusal? जरा कॉमन सेंस से देखो। मैंने 2 लोगों को ऑफर की एक चीज़ बेचने की। मैंने कहा यार ये मार्कर मैं आपको 20 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूँ। पहले एक बंदे ने कहा कि नहीं जी, जल्दी बता दिया उसने मुझे फ़ौरन, मैं 20 की नहीं लेता। दूसरे ने भी जवाब नहीं दिया। पहले वाले ने मुझे काउंटर ऑफर दे दी, कहता यार 15 का देना है। मैं कहा नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा 16 का लेना है। मैंने एक ऑफ़र कर दी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, 16 में मेरा और उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। इतना में अगले बंदे ने भी एक्सेप्टेंस भेज दी। अब मैं बेईमान हो गया से कह रहा हूँ भाई तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं उधर जा रहा हूँ। क्या उसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा हूँ या नहीं तोड़ा? यही पूछ रहा है। कैन Behram claim damages from his refusal? Yes, because the contract was completed on the acceptance of the revised offer price. क्लियर है ये बात बेटा? 16 भी करवाना है? मैं करवा रहा हूँ। Paramount Furniture wrote a letter to Babar stating, we have received exquisite bedside tables which we will sell to you at a very favorable price. Which of the following statement with respect to above is correct? आपको कोई बंदा खत भेजता है, भाई बड़ी कमाल की चीज़ें आई हैं जो आपको बड़ी अच्छी कीमत पे बेच देंगे। ये ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है? क्या इसने एसेंशियल ऑफ ऑफर पूरे किए हैं? तो यही तो है बी, द लेटर लैक्स द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ। कोई प्राइस एग्जैक्ट नहीं बताई, कोई बेचने की एग्जैक्ट नीयत एक्सप्लेन नहीं।
बाकी 1 to 15 में बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। पक्की बात है जी बेटा? सॉरी 14 में बता रहा हूं सर। Abdullah offered by letter to sell Kareem his motorbike for 5,000. Kareem wrote back saying he accepted the offer and would pay in 2 installments at the end of the following 2 months. बेटा जैसे उसने कहा मैं 2 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा, ये एक्सेप्टेंस है या कंडीशन डाल दी? तो ये तो काउंटर ऑफर बन गई। तो क्या इनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों? क्योंकि उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या बन जाता है? एक काउंटर। तो सी देखें, नो करीम्स रिस्पॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ काउंटर ऑफर एंड इज इफेक्टिवली अ रिजेक्शन ऑफ अब्दुल्लाह's ऑफर। इसमें कोई और बात पूछनी है बेटे? क्लियर हो गया बच्चों? एमसीक्यूज भी हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन आज आप जाके प्रैक्टिस करेंगे। कल क्लास में क्लास असाइनमेंट होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव यह है कि हम क्लास में इस चैप्टर को अच्छी तरीके से फर्दर तैयार कर लेंगे नॉलेज बेस पे। मंडे को क्या होगा? टेस्ट। ट्यूसडे को वो टेस्ट हम डिस्कस कर लेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।